नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। ये है मेरे बारे में। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पाठ्य सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल थियरी की इस सीरीज में आज हम जिस टॉपिक की पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है न्याय। न्याय यानी जस्टिस। वैसे तो न्याय की अवधारणा से थोड़ा बहुत हम सभी लोग परिचित हैं, किंतु यह न्याय के न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी न्याय के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में न्याय की अवधारणा के विषय में चर्चा करेंगे। सामान्य अर्थों में न्याय का अर्थ होता है वह जिसका जो भाग हो वह उसे प्राप्त हो। यह व्यवस्था न्याय की व्यवस्था कहलाती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक, उसके अधिकार मिले। यही न्याय की प्रथम आवश्यक शर्त है। और यह न्याय जो है वह उत्तम समाज के लिए एक आवश्यक शर्त है। अगर उत्तम समाज की स्थापना करना है तो न्यायोचित व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य होगा। न्याय न केवल व्यक्तियों के अधिकार हैं, बल्कि यह एक तरह से सामाजिक परिवर्तनों के लिए लक्ष्य की तरह होते हैं। सामाजिक परिवर्तनों से लक्ष्य का मतलब हुआ जो भी सामाजिक परिवर्तन किए जाते हैं, चाहे वो क्रांति के द्वारा हो, चाहे वो सामाजिक आंदोलन के द्वारा हो, या सरकारों के द्वारा विधि विधायन या कानून बना करके, इन सभी सामाजिक परिवर्तनों में जो मुख्य लक्ष्य होता है वह न्याय की स्थापना होता है। न्याय राज्य अथवा संविधान की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य होता है। जब भी कभी किसी देश में संविधान में परिवर्तन होते हैं या नया संविधान लागू किया जाता है, राज्य की स्थापना होती है, एक राज्य को विभाजित करके दूसरा राज्य बनता है या एक राज्य स्वतंत्र होता है, इन सभी परिवर्तनों में जो भी राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं वो समाज में अथवा राज्य में न्याय की स्थापना का लक्ष्य लेकर के ही चलते हैं। भारतीय संविधान में न्याय की इस तरह अवधारणा कई जगह प्राप्त होगी। आपको प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसके अलावा अन्य जगह मौलिक अधिकार के रूप में, सामाजिक राजनीतिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के कई सारे हिस्सों में न्याय के कुछ न कुछ अंश आपको अवश्य मिल जाते हैं। वास्तव में संविधान को लागू करना ही समाज में न्यायिक व्यवस्था को लागू करना या न्यायपूर्ण व्यवस्था को लागू करने जैसा होता है। यह न्याय ही है जो कि जिसकी मांग के लिए जनता अपने ऊपर दूसरे व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। इसका यह मतलब हुआ कि न्याय की स्थापना के लिए ही व्यक्ति अपने कुछ अधिकारों को बलिदान करके या कुछ अधिकारों के साथ समझौता करके अपने ऊपर एक सत्ता को स्थापित होने देता है। जिस तरह से राज्य हमारे ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करता है और राज्य के नियमों से बंधा रहना हमारी मजबूरी हो जाती है, वह केवल इस कारण से है क्योंकि हम अपने राज्य में, अपने समाज में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। अब न्याय की उत्पत्ति और उसके इतिहास के विषय में जान लेते हैं। न्याय लैटिन भाषा के ज्यूंगेरे और जस, ये दो शब्द हैं जिनसे कि अंग्रेजी का जस्टिस शब्द निकला है। अब इन शब्दों का अर्थ होता है बंधन या गांठ लगाना, बांधना, गांठ लगाना, बंधन। तो इससे यह पता चलता है कि न्याय जो शब्द है, जिस शब्द से जस्टिस निकला है, उसका मतलब होता है बांध करके रखना या बंधन। इसके अलावा न्याय से संबंधित कई सारे उदाहरण इतिहास में प्राप्त होते हैं। जैसे पुराने रोमन सम्राट जस्टिनियन ने कुछ वाक्यों को न्याय के रूप में, नीति निर्देशक रूप में प्रयोग किया था या अपनाया था। जैसे एक वाक्य का लैटिन शब्द है ये दोनों। एक वाक्य का अर्थ है दूसरे को क्षति या चोट न पहुंचाना, और एक दूसरा वाक्य है प्रत्येक जिसको जो यथोचित हो उसे आवंटित करना। तो ये दोनों वाक्य जो कि अरस्तु की पुस्तक से लिए गए हैं, इसे जस्टिनियन ने न्याय के रूप में निर्दिष्ट करने वाली सूक्ति की तरह अपनाया था। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतिहास में किस तरह से न्याय की जो अवधारणा पूर्व काल में रही है कि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति चोट न पहुंचाए, क्षति न पहुंचाए, अथवा जो जिसका हिस्सा है वह उसे प्राप्त हो। तो यह इतिहास में न्याय की प्राचीन परंपरा प्राप्त होती है, जानने को मिलती है। भारत में भी इसी तरह न्याय की अनेक व्याख्याएं मिलती हैं। इसमें से एक जो सर्वमान्य व्याख्या है वह ये कि जो कार्य करने चाहिए उस तरह के कार्यों को करना, अर्थात न्याय का अर्थ है कि करने योग्य कार्यों को करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। अपने कर्तव्य को करते रहना, उसका पालन करना ही न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम है। और जो कार्य करने योग्य है उन्हीं को, जो कार्य प्रतिबंधित हैं, जिन कार्यों के लिए मनाही की गई है, उन्हें न करना, यह भी न्याय का एक हिस्सा है। इस तरह से आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय परंपरा में भी जो धर्म का महत्व बताया गया, जो धर्म जिसे कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म है
पिता के रूप में धर्म, राजा के रूप में धर्म। तो इन सारे धर्मों का पालन करके, कर्तव्यों का पालन करके ही न्याय की स्थापना की जा सकती है। अब प्राचीन यूनानी विचारकों में प्लेटो और अरस्तु के विचारों को जान लेते हैं कि वो न्याय के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले प्लेटो के विचार को जानते हैं। प्लेटो ने न्याय को एक सद्गुण की तरह बताया और उसने बताया कि न्याय एक ऐसा सद्गुण है जो ऐसी राज्य व्यवस्था में आ सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे जो उसके लिए निर्धारित हो। अब उस वह कार्य निर्धारित करने के लिए उसने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर ही उसके लिए कार्य निर्धारित होते हैं। अर्थात जिसके अंदर इच्छा है वह व्यक्ति उत्पादक वर्ग का काम करे, जिसके अंदर साहस है वह व्यक्ति सैनिक या संरक्षक वर्ग का कार्य करे, और जिसके अंदर विवेक या बुद्धि है वह व्यक्ति राजा या दार्शनिक राजा के रूप में शासन करे। तो प्लेटो के अनुसार यह जो 3 तरह का विभाजन किया गया है, व्यक्ति के गुणों के आधार पर कार्यों का विभाजन, इसके अनुसार ही कार्य करके न्याय की स्थापना की जा सकती है। अभी अगर दोनों की तुलना की जाए और प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह से अपने कार्यों को करेगा, अपने लिए निर्धारित कार्यों को, और दूसरे के कार्यों को पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसके माध्यम से ही न्याय की स्थापना की जा सकेगी। अब इसे वर्तमान न्याय की अवधारणा से अगर हम तुलना करेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा मेल देखने को इन दोनों में मेल देखने को नहीं मिलता। किंतु प्लेटो के अनुसार जो न्याय का सद्गुण है वह उस समय यही उन्होंने बताया। इसके बाद प्लेटो के बाद जो अरस्तु आते हैं, अरस्तु ने न्याय को 2 तरह से बताया है। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा प्रतिवर्ती या दोष निवारण न्याय। जो वितरणात्मक न्याय है उसका मतलब होता है कि वितरण में यानी डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोगों को जो हिस्सा प्राप्त हो उसमें न्यायोचित हिस्सा मिले। मतलब जो हमने पहले कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्राप्त हो, यह वितरणात्मक न्याय है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जो मिलने वाला है, पद है, प्रतिष्ठा है, दंड है, पुरस्कार है, स्थिति है, धन है, ये सारी चीजें वह उसे प्राप्त हो जिसका वह अधिकारी है, यह वितरणात्मक न्याय है। और दूसरा है प्रतिवर्ती या दोष निवारण न्याय। ये जो प्रतिवर्ती या दोष निवारण न्याय है वो आजकल की न्यायालय पद्धति से जुड़ा हुआ न्याय है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध करे उसे उसके अपराध के अनुकूल सजा मिले, उसे जो कार्य करे उसके दोष निवारण के लिए उसे राज्य के द्वारा सजा दी जाए। तो ये दोष निवारण का जो न्याय है ये आजकल की न्यायपालिका के द्वारा जो न्याय की व्यवस्था, अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो अपराधी को दंड देना, दूसरा लोगों को, जो व्यक्ति अपने किए हुए वादे को नहीं निभाता है, अपने किए हुए समझौते से मुकर जाता है, उस व्यक्ति से उसके समझौते पालन करवाना। तो यह प्रतिवर्ती या दोष निवारण न्याय के 2 पक्ष हैं। तो अरस्तु के द्वारा न्याय को 2 भागों में बांट करके बताया गया। पहला भाग विधायिका से जुड़ा है। हमने बताया वितरणात्मक न्याय के लिए विधायिका यानी हमारी जो संसद है, आज की संसद, उसे हम देख सकते हैं कि विधायिका कानून बना करके पहले भाग को स्थापित कर सकती है, और दूसरे भाग को न्यायपालिका दोष निवारण के माध्यम से या कानून बना करके न्यायपालिका उसे लागू कर सकती है। तो यह प्लेटो और अरस्तु के विचार रहे। इसके अलावा न्याय के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अलग अलग चर्चा करते हैं। पहला है कानूनी या औपचारिक न्याय। कानूनी या औपचारिक न्याय का मतलब होता है ऐसा न्याय जिसमें कि न्याय का आधार विधि हो। कानून व्यवस्था के आधार पर जो न्याय की स्थापना की जाती है उसे कानूनी या औपचारिक न्याय कहा जाता है। उसमें उन बातों को महत्व दिया जाता है जो विधि में लिखी हुई हैं। संभव है कि कुछ ऐसी बातें जो होनी चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा नियम जो नहीं बना है फिर भी उसे समाज में लागू करने की आवश्यकता है, तो कानूनी या औपचारिक न्याय जो है उसे लागू नहीं कर पाता। इसका मतलब कानूनी या औपचारिक न्याय व्यवस्था में उन्हीं चीज़ों को लागू किया जा सकता है जो विधि में पहले से ही मौजूद हैं या विधि में जिन्हें शामिल किया गया है। दूसरा है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नियमों में विश्वास करना जो कि शाश्वत हैं, यह मानना कि इन नियमों को किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये प्रकृति के साथ ही आ गए हैं। या फिर ये समझना, इसका दूसरे तरह से इस तरह समझा जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय का मतलब है कि व्यक्ति की तर्क बुद्धि में विश्वास करना, क्योंकि वह प्रकृति से प्राप्त है और इसलिए व्यक्ति अपने जो तर्क बुद्धि से निर्णय लेगा वह सही होगा। तो प्राकृतिक न्याय और कानूनी न्याय, ये जितने भी न्याय की व्यवस्थाएं हम बताते जा रहे हैं, ये सभी अभी भी आपको देखने के लिए समाज में कुछ न कुछ इसका अंश जरूर मिल जाएगा। तीसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है वह इस तरह से है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आधार पर अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को धन, पद या प्रतिष्ठा में समानता की भावना से प्राप्त हो।
तो आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था जो है प्रत्येक जो अभी आजकल समाज में असमानता है, जो छोटे और बड़े का भेदभाव है, उस भावना को मिटा करके बंधुत्व की स्थापना की वकालत करता है, उसकी बात करता है। तो सामाजिक न्याय का मुख्य सरोकार इस बात से है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति भाई भाई है और इस नाते वो बराबर है और उनके साथ बराबर का व्यवहार किया जाना चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। तो यह जो न्याय की व्यवस्था है वो सामाजिक न्याय कहलाती है। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है आर्थिक रूप से जो स्तर बन गए हैं, जो आर्थिक ऊंच और नीच का क्रम है, व्यक्ति गरीब या अमीर हो सकता है, व्यक्ति अपने संसाधनों पर, धन की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों में उसकी पहुंच होती है, तो यह व्यवस्था जो है उसे न्यायपूर्ण बनाया जाए। अर्थात आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति गरीब न हो, कोई व्यक्ति अमीर न हो, अथवा कोई भी समाज में जो सहभागिता है उसमें आर्थिक कारण उसमें बाधक न बन सके। तो यह जो बात है वह आर्थिक न्याय कहलाती है और यह मुख्य रूप से समानता पर केंद्रित है। एक अन्य बात राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सहभागिता करने के लिए बराबर मौका मिले, वह राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, अपनी अभिव्यक्तियों के लिए या राजनीतिक रूप से अपनी सहभागिता के लिए स्वतंत्र हो। तो यह जो न्याय है वह स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आप ध्यान देंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वह क्रमशः बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। एक अन्य न्याय का जो यहाँ पर अर्थ समझा देना आवश्यक है वह है प्रक्रियात्मक न्याय और दूसरा तात्विक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब होता है कि ऐसी न्याय व्यवस्था या इस तरह का विचार जिसमें यह माना जाए कि अगर हम न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन करेंगे तो समाज में न्याय की स्थापना की जा सकेगी। अर्थात हमें ज़्यादा जोर इस बात पर देना है कि हमारे द्वारा पालन की गई प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो, वह उचित हो, उसके परिणाम भले कुछ भी आए। और जो तात्विक न्याय होता है उसका मतलब होता है कि हमारे द्वारा पालन की गई प्रक्रिया न केवल प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो बल्कि उससे निकलने वाले परिणाम भी न्यायपूर्ण हो। अर्थात भले हम समानता की बात कर रहे हैं किंतु अनेक कारणों से, अनेक कारकों से प्रभावित होकर के अगर समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकी है तो हम समानता के अधिकार को अधूरा मानेंगे। अर्थात न्याय की वह व्यवस्था जो कि समाज में सही मायनों में लागू हो सके, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय व्यवस्था प्राप्त हो सके, तभी वह व्यवस्था न्याय की असली व्यवस्था कहलाएगी या तात्विक न्याय कहलाएगा। तो प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय में यह महत्वपूर्ण अंतर है कि प्रक्रियात्मक न्याय के जो न्याय में मुख्य रूप से प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, जबकि तात्विक न्याय में उस न्याय से मिलने वाले परिणामों पर। अब न्याय से संबंधित कुछ विभिन्न अवधारणाएं जान लेते हैं। अभी हम सबसे पहले उदारवाद में जो कुछ सुधार किए गए उससे संबंधित न्याय की अवधारणा पर बात करेंगे। वास्तव में यह बहुत ही प्रचलित अवधारणा है, इसीलिए मैंने इसे सबसे पहले बताने के लिए लिया है, सबसे पहले इसकी व्याख्या करने के लिए सोचा है। यह अवधारणा न्याय की अवधारणा रॉल्स ने दी थी। जॉन रॉल्स ने उदारवाद में कुछ सुधार किए जो कि पूंजीपतियों का शोषण और पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन हुए और उस आंदोलन ने जिन सामाजिक परिवर्तनों की बात की, उस आंदोलन को वैधता प्रदान करने के लिए, उन अधिकारों को, उन मांगों को वैधता प्रदान करने के लिए जॉन रॉल्स ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। जैसे उसने जॉन रॉल्स का बताया हुआ जो न्याय है उसमें प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण पर बात की गई। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनका वितरण जरूर से, आवश्यक रूप से न्यायपूर्ण होना चाहिए। उसके लिए किसी भी तरह के आधार की, किसी भी तरह के कारण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक वस्तुएं जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी राज्य के अधीन हो, उसे प्राप्त करना उसका अधिकार है और इस प्राथमिक वस्तुओं का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है कि उसने प्रक्रियात्मक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मिला दिया। अब आपने जब प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया कि प्रक्रियात्मक न्याय में प्रक्रिया का पालन सही से हो, इस बात पर जोर दिया जाता है, जबकि सामाजिक न्याय उन प्रक्रियाओं के पालन करने के बाद भी जो असमानताएं रह जाती हैं, जो अन्याय रह जाते हैं,
उनको भी नष्ट करने के लिए, उनका अंत करने के लिए और न्याय की असली स्थापना पर जोर देता है। रॉल्स ने दोनों को जोड़ दिया, अर्थात प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो। जब आप पढ़ेंगे तो वैसे तो दोनों बहुत अलग अलग लगते हैं, किंतु जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन किया। उपयोगितावाद का एक सिद्धांत मैंने आपको पहले बताया था जब उदारवाद पढ़ा रहे थे, कि उपयोगितावाद में मुख्य रूप से यह बात कही जाती है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अर्थात अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का सुख बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत लोगों का उनको दुख पहुंचाया जाए या उनके सुखों को कुर्बान किया जाए तो यह बहुत गलत नहीं है। तो जॉन रॉल्स ने इस बात का खंडन किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हों, भले उससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मिले या न मिले। तो इस तरह से उपयोगितावाद का खंडन उन्होंने किया। अब ये कैसे शुरू होता है वो हम बताते हैं। उन्होंने एक कल्पना की, जैसे हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत की चर्चा हमने की है कि राज्य के निर्माण में कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के एक समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। तो उसी तरह इन्होंने उस सिद्धांत को अपने रूप में लेकर के बताया कि अगर प्रत्येक व्यक्ति यह सामाजिक समझौता करे कि किसे क्या प्राप्त होना चाहिए तो वह स्थिति कैसी बनेगी। अर्थात उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत से एक प्रेरणा लेकर के कल्पना की। क्या कल्पना की? कि एक मूल स्थिति को बताया, ऐसी मूल स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति से, योग्यता से, आवश्यकता से, पूर्वाग्रहों से, विरोध और ईर्ष्या से मुक्त है। मतलब एक ऐसी स्थिति समझिए कि सामाजिक जितने भी हमारे ऊपर बंधन है या सामाजिक विचार हमारे अंदर हैं, हमारी जो सामाजिक स्थिति है, हमारी जाति है, धर्म है, प्रजाति है, काले गोरे का भेद है, अमीर गरीब का भेद है, हम पहाड़ के रहने वाले हैं कि मैदानों के रहने वाले हैं, हम किस राष्ट्र के नागरिक हैं, इन सारी बातों को अगर अलग कर दिया जाए, मतलब हम एक मनुष्य के रूप में रहें और हम इस अपने जो ज्ञान है, जो हमारे ये बहुत सारी बौद्धिकता हमारे दिमाग में भर गई है जो कि हमारे अंदर विभेद उत्पन्न कर रही है, अगर इस बौद्धिकता से हम अज्ञान में रहें, अर्थात इन्होंने इस स्थिति को कहा अज्ञान के पर्दे के पीछे, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जब हम रहेंगे, अज्ञान के पर्दे के पीछे रहेंगे, तो हम उस समय जो समझौता करेंगे वह समझौता न्यायपूर्ण होगा। अब ये समझने की बात है, एक व्यक्ति जो अपने स्थिति को नहीं जान रहा है, वो ये नहीं जान रहा है कि वह काला है या गोरा, अथवा काला गोरा है तो उस काले होने का या गोरे होने का क्या फायदा है, अमीर है या गरीब उसका क्या फायदा, वह किस भाषा, प्रजाति, धर्म का है उसका क्या फायदा है, वो ये कुछ नहीं जानता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या समझौता करेगा? उसे ये तो पता ही नहीं कि कौन गरीब है या कौन अमीर और किसे क्या मिलना चाहिए। तो वह सबसे पहले इस बात के लिए प्रयोजन करेगा, वह इस बात से डर जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये अज्ञान का पर्दा हटे तो मैं सबसे खराब स्थिति में हूँ, अर्थात हीनतम अवस्था में मैं पहुंच जाऊं। हीनतम मतलब कि सबसे गरीब, सबसे कमजोर अवस्था में। तो वह सबसे पहले, प्रत्येक व्यक्ति इस डर से आशंकित रहेगा और वह क्या करेगा कि इस निर्णय पर पहुंचेगा कि प्रत्येक जो व्यक्ति हीनतम है, कमजोर व्यक्ति है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आप समझ लीजिए, समझिए इसको कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी स्थिति नहीं जानता, वह इस बात से डरा हुआ है कि वह कहीं गरीब से न निकल जाए, वह कहीं हीनतम अवस्था में या कमजोर अवस्था में न निकल जाए जब वो पर्दा हटे अज्ञान का। तो इसलिए वह चाहता है कि उस व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले जो सबसे कमजोर हो। वास्तव में यह व्यवहारिक भी है, भले यह काल्पनिक अवस्था है पर यह व्यवहारिक है कि अगर हमें यह ना बताया जाए कि हमारी स्थिति क्या होगी तो हम यही चाहेंगे कि वह हमारी स्थिति अगर कमज़ोर हो तो हम उस कमज़ोर स्थिति में भी अधिकतम लाभ में रहें। तो मूलभूत आवश्यकताओं का बंटवारा कमज़ोर व्यक्ति के अधिकतम लाभ को लक्ष्य मान करके किया जाना चाहिए। अब ये जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है, अब आपको धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही होगी कि किस तरह से उसने कमजोर व्यक्ति के लाभ या हीनतम के अधिकतम लाभ की बात की और मूलभूत वस्तुओं का बंटवारा करने में न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन करने की बात कही। उसने दो सिद्धांत दिए, एक यह कि समान स्वतंत्रता का अधिकार हो व्यक्ति को,
अब समान स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात हम वही स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे जिस स्वतंत्रता के लिए हम दूसरे को इजाज़त दे रहे हैं। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर तक किसी के लाउड स्पीकर का शोर न पहुंचे तो हम खुद भी लाउड स्पीकर से शोर नहीं करेंगे। दूसरा है भेदमूलक सिद्धांत, अर्थात अगर समाज में कुछ विषमताएं हों भी, अर्थात समानता न हो, कुछ विषमताएं हो, तो उस विषमता का उद्देश्य यह हो कि जो कमजोर व्यक्ति हो उसे लाभ पहुंचाना। आजकल की जो व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था या किसी भी तरह के लोगों को वजीफा दे करके, आर्थिक सहायता दे करके जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वह इसी की बात करता है कि अगर भेद किए जाएं, विषमता स्थापित की जाए, तो ऐसी विषमता जिसमें कि हीनतम व्यक्ति को लाभ पहुंचे, जो कमजोर व्यक्ति हो उसको लाभ पहुंचे, और अवसर की उचित समानता। अगर इस तरह की विषमता हो तो जो पद हैं, जो स्थिति है, उन में किया जाए जहाँ की अवसर की समानता हो, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त करने का अधिकार हो। तो अभी हम इतने डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, जब जॉन रॉल्स पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ाएंगे तो हम उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। पर अभी जॉन रॉल्स के न्याय की व्यवस्था के बारे में समझिए कि किस तरह से उसने आवश्यक वस्तुओं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था की बात कही। हालांकि यह बहुत ही अच्छी उदाहरण प्रस्तुत की गई, किंतु अलग अलग लोगों ने इसकी कुछ आलोचनाएं भी की हैं। जैसे कि यह कहा गया कि यह तो जितना सुधार करना चाहिए था उतना तो इन्होंने सुधार किया नहीं, बल्कि धनी लोग जो हैं, पूंजीपति हैं, उन्हीं के पक्ष में सुधार कर दिया। निर्धनों की स्थिति में सामान्य सा मामूली सा सुधार हुआ है, केवल मूलभूत आवश्यकता की बात की, समानता की कोई बात नहीं की। और साम्यवाद के मानने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव उसे नष्ट करने की बजाय ये थोड़ा सा जो लॉलीपॉप कहते हैं ना, थोड़ा सा एक प्रोत्साहन दे करके और छोड़ दिया लोगों को। इसके अलावा ये भी इसकी आलोचना की जाती है कि हीनतम व्यक्ति कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। धन से हीन या पद से या प्रतिष्ठा से, सुरक्षा से, जाति से, या किस आधार पर व्यक्ति के हीनतम की गणना की जाएगी, मतलब कैसे निर्धारित होगा कि कौन व्यक्ति कमजोर है। फिर ये भी बताया गया कि अब अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग वो किया, इस तरह से आलोचना की कि समानता पर अधिक बल दिया इन्होंने, स्वतंत्रता पर कम बल दिया। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इन्होंने स्वतंत्रता गरीबों का पक्ष लिया, अमीरों का पक्ष नहीं लिया। कुछ लोगों को लग रहा है कि इन्होंने अमीरों का पक्ष लिया, गरीबों का पक्ष नहीं लिया। तो ये लोग कहते हैं कि समानता पर अधिक बल दिया, स्वतंत्रता पर कम बल दिया, इसको बलिदान कर दिया स्वतंत्रता को। कुछ लोग कह रहे हैं कि वास्तव में जो अज्ञान के पर्दे की कल्पना है, इस तरह से तो समाज को समझा ही नहीं जा सकता। जो मार्क्सवादी हैं वो ये कहते हैं कि वर्ग संबंध जो है, वर्ग संघर्ष और स्वामित्व, यानी निजी स्वामित्व हो कि सामाजिक स्वामित्व हो, इसके द्वारा ही इस व्यवस्था को समझा जा सकता है। तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग आलोचनाएं की, पर वास्तव में यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना कर दी। राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन कल्याण में खर्च करने के लिए प्रेरित किया। इसने पूंजीपतियों से उस अंश को निकालने की बात कही जिसके माध्यम से लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो यह न्याय का सिद्धांत न केवल व्यवहार रूप में लागू हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक इसने लाभ भी पहुंचाया। अब कुछ अन्य सिद्धांतों की बात कर लेते हैं, जैसे स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। इसमें बर्लिन और हेयक मुख्य रूप से हैं। इन लोगों ने समानता की जगह स्वतंत्रता को महत्व दिया। इनका मानना है कि न्याय के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वह अपने लिए जो कार्य करेगा वह न्याय के लिए उचित होगा। दूसरी बात, इन लोगों ने तात्विक समानता की न्याय की जगह प्रक्रियात्मक न्याय को महत्व दिया। इनका ये मानना था कि तात्विक न्याय हम बताए हैं कि परिणाम में मुख्य रूप से विश्वास करना, कि किसी भी समाज में परिणामतः क्या न्याय स्थापित हो पाता है। तो इन्होंने परिणाम की जगह प्रक्रिया पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अगर बुरे काम करके कोई संपत्ति नहीं कमाता तो उसकी संपत्ति अन्यायपूर्ण नहीं है। अर्थात प्रक्रिया हम जो फॉलो कर रहे हैं वह सही होनी चाहिए, उसका परिणाम कुछ भी हो। हेयक ने तो यहाँ तक कहा कि सामाजिक न्याय जैसी कोई चीज़ होती नहीं, ये तो मृग तृष्णा है जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगर हमने संपत्ति अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं कमाई है तो राज्य को या समाज को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे छीन करके गरीब लोगों में या निर्धनों में बांट दे। और अगर मैंने यह संपत्ति अन्यायपूर्ण तरीके से कमाई है तो फिर उसे परिष्कार करने, यानी अन्याय का परिष्कार करने का सिद्धांत दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो स्वेच्छातंत्रवादी थे, नॉजिक, बर्लिन और हेयक,
इन्होंने न्याय की अपनी अलग अवधारणा दी, स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया और यह कहा कि व्यक्ति अपने संपत्ति कमाने के लिए स्वतंत्र है और अगर वह संपत्ति को न्यायपूर्ण किसी बुरे तरीके से नहीं कमाता है तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार है, उसे राज्य कभी छीन नहीं सकता। एक अन्य दृष्टिकोण मार्क्सवादियों का है। कार्ल मार्क्स की रचनाओं में वैसे न्याय पर अलग से कुछ नहीं देखने को मिलता, किंतु उनकी जो मानवतावादी अवधारणाएं हैं, अन्य जो श्रमिकों के कल्याण से संबंधित अवधारणाएं हैं, उनसे पता चलता है कि जरूर वो न्याय के प्रति चिंतित जरूर थे। तो उन्होंने मुख्य रूप से यही कहा कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वही अन्याय का कारण है और अगर पूंजीवाद को नष्ट करके और उसकी जगह साम्यवाद की स्थापना करेंगे तो न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। एक अन्य बात जो न्याय से जुड़ी हुई है मार्क्सवाद की, वो ये कि जब साम्यवाद स्थापित हो जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम लेना होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा। कोई ऐसा नहीं कि वह पूंजी का मालिक है तो वह काम न करे, केवल लाभ प्राप्त करे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, न कि उसके पूंजी के स्वामी होने के नाते या कुछ भी। जिस व्यक्ति की जितनी आवश्यकता होगी उसे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा उसे नहीं प्रदान किया जाएगा, भले वो पूंजीपति हो या निर्धन व्यक्ति हो। तो यह जो न्याय की व्यवस्था मार्क्सवादियों की इस दृष्टिकोण, इस कथन से कुछ न्याय की अवधारणा प्राप्त होती है। एक अन्य अवधारणा है न्याय की जो समुदायवादियों का दृष्टिकोण है। समुदायवादियों ने मुख्य रूप से माना है कि इस न्याय के लिए हम व्यक्ति को मापदंड नहीं बना सकते, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए समुदाय के लिए को मापदंड बनाना चाहिए। यह न्याय का जो नियम है वह व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि समुदाय केंद्रित होना चाहिए, समाज केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात कि न्याय के सार्वभौमिक नियम नहीं प्राप्त किए जा सकते, अर्थात अलग अलग समाजों में अलग अलग मापदंड होंगे न्याय के। इन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, जब सामाजिक न्याय के लिए अलग मापदंड होंगे, आर्थिक न्याय के लिए अलग मापदंड होंगे और राजनीतिक न्याय के लिए अलग मापदंड होंगे। अर्थात इन्होंने विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात की, जिसमें कि न्याय की स्थापना के लिए एक लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसे लागू किया जाए। मुख्य रूप से माइकल वाल्जर जो हैं वो समुदायवादी न्याय के दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं और जो भी समुदायवादी न्याय के समुदायवादी विचारक हैं उन्होंने न्याय की इस अवधारणा की कल्पना की है या वकालत की है। अब न्याय की अवधारणा पर इतनी चर्चा करने के बाद हमें यह समझना होगा कि न्याय का जो भी अलग अलग रास्ता हो, किंतु वह प्रत्येक रास्ते, प्रत्येक साधन कहाँ जाते हैं? केवल एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं और वह लक्ष्य है जन कल्याण। अर्थात न्याय के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित करनी है वही व्यवस्था जन कल्याण को लागू कर सकती है। अगर कोई भी न्याय का सिद्धांत जन कल्याण के विरुद्ध है तो वह न्याय का सिद्धांत नहीं है। दूसरी बात कि न्याय में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। मैंने बताया है कि 3 तरह के न्याय, जो इसके पहले चर्चा की हमने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, तो उसमें बताया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को किस तरह से उन न्याय के मूल तत्व के रूप में, अधिकार के रूप में माना गया है। तो अगर कोई भी व्यवस्था इन 3 तत्वों की स्थापना करती है तो वह व्यवस्था न्यायपूर्ण हो सकती है। अब एक आध्यात्मिक जैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में न्याय से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न जरूर होते हैं। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो महाभारत की एक सूक्ति मैं याद दिला रहा हूँ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिकूल काम नहीं करना चाहिए, अर्थात जो आपको स्वयं अपने लिए पसंद न हो वह कार्य आप दूसरों के लिए न करें। तो यह नियम बना करके हम न्याय की अवधारणा अपने निजी जीवन में लागू कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण कर सकते हैं। एक और बात, जब गांधी जी से पूछा गया कि भारतीय संविधान जब तैयार हो रहा था तो बाबू जगजीवन राम उनके पास गए और पूछे कि हमको कुछ आप दिशा निर्देश दीजिए कि किस तरह से हम कार्य करें जिससे कि अच्छे राज्य की स्थापना हो सके। तो उन्होंने एक बताया कि मैं एक जंतर बांधता हूँ, जंतर जो ताबीज होती है, एक जंतर बांधता हूँ, उस जंतर को तुम्हें दे रहा हूँ। जंतर क्या था? उन्होंने बताया कि जब तुम्हें कोई भी कार्य करने के दौरान यह लगे कि तुम्हारा रास्ता खो गया है, तुम्हें यह लगे कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
तब तुम उस व्यक्ति को याद करो जिसे तुमने अपने जीवन में देखा हो। सबसे दीनहीन अवस्था वाले व्यक्ति को याद करो। ऐसे किसी दीनहीन अवस्था वाले व्यक्ति को याद करो जिसे तुमने अपने जीवन में देखा हो, और फिर सोचो कि क्या तुम्हारा यह कार्य उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ला सकता है। क्या तुम्हारा यह कार्य उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे आगे रास्ता छट गया है, तुम्हारे संदेह के बादल छट गए और तुम्हें नया रास्ता दिख रहा है। तो गांधी जी के जंतर की जो अवधारणा है, उस हीनतम व्यक्ति की बात कही है उन्होंने, और बताया है कि किस तरह से उस हीनतम व्यक्ति के सुख की कल्पना करके हम अपने कर्तव्य और किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में भेद कर सकते हैं। अपने लिए जो कार्य का मार्ग है उसे तलाश सकते हैं, उचित और अनुचित को परिभाषित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। न्याय की अवधारणा बहुत ही बृहद है। जीवन में, राज्य में, समाज में सब तरह से न्याय की अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता है। हमें न केवल इसे पढ़ना है बल्कि अपने जीवन में भी कुछ हद तक उतारना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद और महादेव।